भारत के जिस राज्य में लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं वो उत्तर प्रदेश में है। इस राज्य में ज्ञानवापी का मुद्दा इन दिनों काफी गरमाया हुआ है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ताजा फैसले में ज्ञानवापी मस्जिद की एएसआई सर्वे की इजाजत दे दी है। इसके बाद से इलाके में पुलिस अलर्ट है ताकि यहां पर हिंदू मुस्लिम तनाव भड़कने ना पाए। प्रशासन एहतियाती कदम तो उठा रही है, लेकिन जब राज्य के मुखिया स्वयं कहते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद ना कहा जाए, मस्जिद शब्द कहने से विवाद होगा, तो फिर ऐसे में प्रशासन की एहतियाती मुस्तैदी पर सवाल उठेंगे ही। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा शुक्ला और जस्ट हिंदी देख रहे हैं आप। स्ट्रेट टॉक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। ज्ञानवापी परिसर के आसपास हलचल बढ़ गई है। ज्ञानवापी और काशी विश्वनाथ के 500 मीटर के दायरे में करीब 1600 जवान सुरक्षा में तैनात किए जा चुके हैं। पुलिस अलर्ट पर है, लेकिन प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान एक तरह से माहौल को पहले से ही तनावपूर्ण बना चुका है। हाईकोर्ट के फैसले से ये तनाव और महसूस किया जा रहा है। लगभग सभी प्रमुख राष्ट्रीय मीडिया में ज्ञानवापी का कवरेज कह सकते हैं कि 90% है। विकास से जुड़े सवाल या फिर रोजगार के सवाल, महंगाई के सवाल, जीएसटी की परेशानियों के सवाल चैनलों से नदारद हैं। लेकिन स्ट्रेट टॉक के दर्शकों के सामने हम सीधे और तीखे सवाल भारत की केंद्र सरकार, साथ ही उत्तर प्रदेश की सरकार के सामने भी रखना चाहते हैं। आज भी हमारे प्रखर प्रश्न तैयार हैं, उन पर नजर डालेंगे, लेकिन पहले सीएम योगी आदित्यनाथ का एक विवादास्पद बयान ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर क्या था वो दिखाते हैं। देखिए, अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। हमें ज्ञानवापी बोल देना चाहिए। वो ज्ञानवापी है और माननीय न्यायालय में गया है। माननीय न्यायालय स्वयं देख लें, अगर वहां साक्ष्य हैं, भौतिक साक्ष्य हैं, शास्त्रीय प्रमाण होंगे, अन्य पुरातात्विक प्रमाण भी होंगे, तो स्वाभाविक रूप से इस पे निर्णय होना चाहिए। तो आपने सुना कि सीएम योगी आदित्यनाथ का क्या कहना है। और अब जो सवाल हम स्ट्रेट टॉक में रखना चाहते हैं, उठाना चाहते हैं, जो कि हमारे सवाल सीधे सीधे भारत की केंद्र सरकार और प्रदेश की बीजेपी सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार से भी है। ज्ञानवापी की आड़ में असली मुद्दों से कहीं ये ध्यान भटकाने की कोशिश तो नहीं है। विकसित भारत का सपना फिर हेट स्पीच का बढ़ता अधिकार क्यों दिख रहा है, ये भी एक गंभीर प्रश्न। इन तमाम परिस्थितियों के बीच में हिंदू मुस्लिम मुद्दे परोसती राष्ट्रीय मीडिया विकास कितना हुआ ये सवाल क्यों नहीं पूछती। बेरोजगार युवाओं को सांप्रदायिकता के दलदल में कौन धकेल रहा है। चुनावी वर्ष में हेट स्पीच का बढ़ता मकड़जाल क्या संकेत देता है। ये तमाम सवाल हमारे स्ट्रेट टॉक के आज मौजूद हैं दर्शकों के सामने, जिन पर विशिष्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। उनसे समझने की कोशिश करेंगे, इन प्रश्नों के जवाब टटोलने की कोशिश करेंगे कि भारत में ये परिस्थितियां क्यों बनी हुई है। विकास को लेकर, रोजगार को लेकर, महंगाई को लेकर, गरीबी को लेकर, जीएसटी की जो मनमानियां देखी जा रही है उसे लेकर सवाल क्यों नहीं पूछे जा रहे। हिंदू मुस्लिम ही ये प्रमुखता से उठाया जा रहा है, चाहे वो राष्ट्रीय मीडिया हो या फिर सत्ता में शामिल लोग या फिर विपक्ष में बैठे लोग, ये भी कह सकते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार उत्कर्ष सिन्हा जुड़ चुके हैं। उत्कर्ष सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं गिरीश जोशी सर, वरिष्ठ पत्रकार। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत उत्कर्ष सर मैं आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की धरती पर आप हैं और वहां पे इस वक्त माहौल कितना तनावपूर्ण है। सबसे पहले तो मैं ये समझना चाहूंगी, हाईकोर्ट के ताज़ा फैसले के बाद पुलिस अलर्ट है, मुस्तैद की गई है, लेकिन दुख होता है कि सीएम योगी ही एक पक्ष लेते हुए नजर आते हैं। देखिए, स्थिति तनावपूर्ण तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और ये तनावपूर्ण स्थिति लगातार बनी हुई है। और ऐसे कहिए तो उत्तर प्रदेश के देश में इससे ज्यादा तनावपूर्ण स्थिति है। हरियाणा जल रहा है, मणिपुर लगातार जल रहा है, और उत्तर प्रदेश में इस तरह की हाई सिक्योरिटी चली रही है जी। तो स्थितियां बहुत अच्छी हैं, ये तो नहीं कहना चाहिए और ये कहा भी नहीं जा सकता है। ठीक है, सरकार है, सरकार के नुमाइंदे हैं, वो अपने आप को जरूर कहें कि देश बहुत तरक्की कर रहा है और $1 ट्रिलियन इकोनॉमी जा रहे हैं। हम बहुत सारे दावे होते रहते हैं जी, प्रधानमंत्री करते हैं, सब लोग कर रहे हैं। हमारा यूपी भी जो है वो बहुत आगे जाने के बहुत सारे MOU बताए गए कि हो गए हैं, तो सब कुछ है। लेकिन बात यह है कि मुख्यमंत्री जब ऐसे बयान देते और उसके पहले
ये भी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ हमारे राज्य में। बिल्कुल ठीक बात है कि अगर कार्ड देखिए तो डिक्लेयर्ड दंगे झड़पें तो जरूर हुई, लेकिन दंगे नहीं हुए। लेकिन अगर पूरी मशीनरी एक तरफ से एक्टिव हो जाए तो आखिर तनाव की लिमिट भी तो तय वही करेंगे। तो यहां पर तनाव की लिमिट तय करना है मानसिकता के भीतर, काउंट पे नहीं तय करना है। और इसलिए, और चूंकि ये इलेक्शन ईयर है, 80 लोकसभा सीटों का मामला है, उत्तर प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट है। और तब जबकि विधानसभा चुनाव में सीटें कम हो गई हैं जी, सरकार बनी है तो बहुत ऐसे मार्जिन से बनी है, सीट नंबर ऑफ सीट्स जरूर दिख रही होंगी, लेकिन 80 सीटें ऐसी थी जो इतनी कम मार्जिन से फर्क पड़ा, उसमें हार जीत हुई, तो वो खतरे तो हैं। तो ऐसे में गवर्नेंस के सवाल को लेकर के जाने की बजाय अपने बेसिक एजेंडा पर जाना ही उनको सही लग रहा है। और इसलिए पूरी अगर योगी आदित्यनाथ की पूरी पॉलिटिक्स आप देखिए फ्रॉम डे वन, तो उनकी पॉलिटिक्स का सेंटर ही यही रहा है, हिंदुत्व। और हिंदुत्व मतलब हिंदुत्व जब हम कहते हैं तो वो हिंदू नहीं होता है, बड़ा स्पष्ट मैं अपने दर्शकों को ये कहना चाहता हूं कि जब हिंदुत्व हम कहते हैं, शब्द इस्तेमाल करते हैं, तो वहां एक एग्रेशन है। हिंदू धर्म एक अलग चीज है जो समरसता की बात करती है। तो एग्रेशन वाला जो टोन जब आता है तो वो पोलराइजेशन, पॉलिटिकल पोलराइजेशन को और रिएक्शंस को खड़ा करता है जी। और जब रिएक्शंस होते हैं तो पोलराइजेशन बढ़ता है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया, उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी ने बयान दिया, उसके बाद फिर बीच में अपोजिशन के एक लीडर स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया कि भाई उसके पहले तो बौद्ध मठ थे सारे। तो ये सारी चीजें, पॉलिटिकल एजेंडा वहीं सेट हो रहा है जहां पर कि इमोशनल वोटिंग हो। आपने अपने इंट्रो में कहा, मैं खत्म करता हूं, कि आपने इंट्रो में कहा कि बेरोजगारी का सवाल, महंगाई का सवाल नहीं है, क्योंकि उस सवाल पे सरकार लड़ नहीं सकती। वो एक नंगी सच्चाई है। तो उस सवाल पे अगर आप नहीं लड़ सकते तो फिर आप इमोशनल इश्यूज के ऊपर जाएंगे, आप सेंटिमेंटल इश्यूज के ऊपर जाएंगे। आपके पास एक ही आधार है कि पोलराइजेशन हो, इमोशनल लाइन पर हो, रिलीजियस लाइन पर हो, तो वही कर रहे हैं। बिल्कुल। उत्कर्ष सर, आप उत्तर प्रदेश की स्थिति बता रहे हैं, गुजरात से जुड़े हुए हैं गिरीश सर। गिरीश सर, गुजरात में बीजेपी का यही मॉडल दिखता आया है चुनावी वर्ष में, और अब उत्तर प्रदेश में भी दिख रहा है। इससे पहले हरियाणा में भी जो हिंसा हुई, कहीं ना कहीं एक साजिश की तरफ इशारा किया जा रहा है। तो ये तमाम एक एक करके जो प्रदेश हैं, ये इन सब में जो विवाद है, जो माहौल में जो तनाव है, इसके केंद्र में राजनीति नजर आती है। क्या बीजेपी ने ये ठान लिया कि 2024 का जो चुनाव है, अगर यूपी भी साधना है तो इसी तरह से साधी जा सकती, जैसा कि उत्कर्ष सर ने कहा? नेहरू गुजरात मॉडल लेकर दिल्ली चला गया है, ठीक है। तो जो भी था, अभी आप मणिपुर देखिए तो ये भी बिल्कुल गुजरात मॉडल का ही रेप्लिका था। मशीनरी को पहले ठप कर दिया गया, अपने जान पहचान वाले बंदों को वहां भेज दिया गया, फिर कोई रिपोर्ट हुआ नहीं। ये तो कहीं से लीक हो गई मैटर। और ताजुब की बात यह है कि पूरे लाइव मीडिया के पास 3 और 4 की दोपहर तक ये वीडियो होने के बावजूद ये किसके बोलने पे ये रोक के खड़े थे कि पीएम का स्टेटमेंट आने के बाद पार्लियामेंट के बाहर सडनली सारे जागरूक हो गए, और जैसे इनको अभी पता चला है। तो दिस इज बेसिकली अ क्रिमिनल ऑफेंस। जो मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आप अगर नहीं निभा पाते हो, क्योंकि अनपढ़ राजा होता है ना, उसके दरबार में सारे चापलूस ही होते हैं, वहां पे अक्लमंद कोई नहीं होता है सलाहकार। तो ये जो या फिर अकलमंद होने की स्वतंत्रता नहीं होती, शायद ये भी जोड़ना चाहिए। हाँ, तो वैसे ही लोग वहीं पे हैं जो बोल सकते थे, वो या तो जेल में या तो वो ऊपर चले गए। तो ये जो मॉडल है वो सब जगह चल रहा था। और सबसे ताज्जुब की बात ये है कि इन्होंने सोशल मीडिया को भी एक तरह इतना इंक्लाइन कर दिया है कि वो लोग भी हिंदू मुस्लिम की ही बात करें। अब आप एक लाइन से देखिएगा, मणिपुर चलने के बाद किसी का भी ध्यान इस बात पे नहीं गया कि 6 बहुत ही क्रूशियल बिल्स इन लोगों ने पार्लियामेंट में चुपचाप से पास कर लिए। बिल्कुल बिल्कुल। आपने फॉरेस्ट देना था, अभी आप मणिपुर की देख लीजिए। अभी किसी लाइव मीडिया पे मैं बोल रहा था कि आप अगर बैकड्रॉप में डेवलपमेंट देखिए तो 1955 से मणिपुर में जो माइनिंग के राइट्स लेके बैठी थी FACOR करके, फकोर कंपनी, उसको
2019 में बिल्कुल वो डिफंक हो जाती है बगैर फॉर एनी रीजन। इस मसले पर आपसे थोड़ा विस्तार से समझूंगी सर, लेकिन माफ कीजिएगा रुकना पड़ा, एक छोटे से ब्रेक का इशारा हो रहा है, कमर्शियल ब्रेक की मजबूरी की वजह से एक ब्रेक लेंगे स्ट्रेट टॉक में और लौटेंगे तो गिरीश सर हमारे साथ बने हुए, उत्कर्ष सिन्हा भी हमारे साथ बने हुए हैं। तो मैं वही बता रहा था कि 1955 से कंपनी जो माइनिंग राइट्स कुकी एरिया में चला रही थी वो सडनली 2019 में फेल हो जाती है और 2019 में ही जियोलॉजिकल सर्वे का एक रिपोर्ट आता है कि 19 बहुत ही प्रेशियस वहां पे भंडार लगे हुए हैं और 2020 में वेदांत कंपनी सडनली उसको 10 करोड़ रुपए में एनडीएलसी से ले लेती है। अभी आप समझिए बैकड्रॉप में जो गेम्स चल रही है, तो ये हो गया कि अब हमारे सारे दोस्तों को बिल्कुल किलाबंदी करके अब फॉरेस्ट एक्ट में भी इन्होंने अमेंडमेंट कर दिया कि पेनल्टी होगी, जेल नहीं होगी जी। फार्मा में साउथ अफ्रीका में जो हमारे सिरप से लोग मरे थे वहां पे काफी हल्ला गुल्ला होने लगा, तो इन लोगों ने उसको भी प्रोटेक्ट कर लिया इस बिल से कि अब उनको अगर कुछ गलती भी हो गई तो माफी मांगेंगे, पेनल्टी भरेंगे और दे विल गो स्कॉट फ्री। फॉरेस्ट कंजर्वेशन हो गया, फार्मा हो गया, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन में एसडीएम को पावर दे दिया गया कि अगर आपका पेपर ठीक से नहीं चल रहा है उसके बाद रिपोर्ट है, कैंसिल योर आरएनआई नंबर जी। तो और इसके साथ ही मैं आईएमएम जो देश की प्रतिष्ठित संस्थाएं हैं, शिक्षण संस्थाएं, उसको कंट्रोल करने का जो बिल है इसके बारे में भी चर्चा करना चाहूंगी। यहाँ पर ये भी जोर देना चाहिए और मैं चाहती हूँ कि अपने दर्शकों को जरूर बताऊं कि इस पर भी जल्द ही एक कार्यक्रम में लेकर आना चाहती हूँ कि सरकार की कोशिश कैसे है कि देश की जो तमाम प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थाएं हैं उस पर भी अपना कंट्रोल बढ़ाया जाए। एक विकेंद्रीकरण को छोड़कर सत्ता का केंद्रीकरण करने की कोशिश सरकार देखती है। मैं चाहती हूँ गिरीश सर आप अपनी बात पूरी कर लें। तो ये उसी मॉडल का एक रेप्लिका मैं आपको गुजरात में जो स्टार्ट हुआ था बताया था कि जो जब तक सीएमओ से फोन नहीं आता था कलेक्टर किसी एमएलए या एमपी की बात नहीं मानता था। ये वो सेंट्रलाइजेशन गुजरात में शुरू हुआ जिसका रेप्लिका आप अभी नेशनल लेवल पे देख रहे हैं जी। अगर पीएमओ से फोन आ रहा है तो होगा या उनका जो ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट होगा उसकी पोस्ट से कोई मतलब नहीं है। तो ये जो हम लोग कर रहे हैं, हम लोगों को उन्होंने ऐसे माइंड डाइवर्ट कर दिया है, मणिपुर से माइंड डाइवर्ट हो रहा है। अब सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि द रे ऑफ होप जैसे नॉर्थ स्टार बोला गया था चंद्रचूड़ साहब को, तो देयर आर लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस कि भाई अब वो जो है बिल्कुल एटलीस्ट कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए एक बंदा अब वहां खड़ा हुआ है और जो पावरफुल है। तो ये जो फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि इस वीक में जो मेजर जजमेंट्स आने वाले हैं जो उनको पता है कि होपलेस है, शायद उनका जो एक्सपेक्टेड था वो हो नहीं पा रहा है। अब पुलिस डिपार्टमेंट को देख लीजिए, डीजी को 7th को बुलाया गया है, डीजी इज हॉरिफाइड क्योंकि उनको बोला है 2 बजे आप इस बात से तैयार रहिएगा कि यू विल बी आस्क्ड क्वेश्चंस। अब वो डॉक्यूमेंट्स नहीं प्रोड्यूस कर पाएंगे, तो अब देखना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट कितना स्ट्रिक्टली उस पर चलता है। अब वो ज्ञान व्यापी और ये सब देखिए कोई भी इंसिडेंट सब कंकरंट है, कोई भी एक इंसिडेंट एक साथ नहीं हो रहा। जैसे एक मुसीबत आती है कहीं पे आग लग जाती है। हरियाणा में आप देखिए, आप अगर रिपोर्ट पढ़ेंगे योगेंद्र यादव ने अपना एक लाइव बहुत अच्छा शो किया था, उन्होंने पूरा ही वाज देयर फॉर अराउंड 5 to 6 days और वो उस एरिया को अच्छे से जानते हैं जी। तो उन्होंने बोला 17th को सीआईडी वालों ने गवर्नमेंट को अलग आगाह किया था कि ऑडियो मैसेज और वीडियो मैसेज जो घूम रहे हैं दिस इज गोइंग टू क्रिएट अ वेरी बिग प्रॉब्लम। बिल्कुल। और नूगाम का बड़ा ताजुब लगा मेरे को पढ़ने के लिए, हरियाणा के 20 डिस्ट्रिक्ट में से मोस्ट बैकवर्ड एंड मोस्ट वर्स्ट पुअर डिस्ट्रिक्ट माना जाता है, लेकिन क्योंकि वहां पे मुस्लिम कंसंट्रेशन ज्यादा है तो दे पिक एंड चूज कि किस एरिया में करने से। आज भी वो हिंदू वहां पे गए हुए हैं और वो करते हैं वहां पे। मैं आपको जस्ट आपके व्यूअर्स के लिए बताऊंगा, योगेंद्र यादव ने बताया कि एक एसडीएम और उसकी बेटी मंदिर में फंस गए थे जी जी। तो वहां पे जो सरपंच थे वो उनको निकालने गए थे, तो उन्होंने बोला मेरे को ताजुब ये लगा कि ये जो दंगाई थे उसमें जो हमारा कोई लोकल तो जान पहचान वाला था ही नहीं। देन हु इज डूइंग दिस? एक बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन इन सवालों को क्योंकि जो राष्ट्रीय मीडिया है गिरीश सर वो उठाती ही नहीं है, ये आवाजें दब जाती है, इस तरह की जो खबरें हैं दब जाती है। ऐसे में हम जैसे जो पत्रकार हैं, आप जैसे जो पत्रकार है, उत्कर्ष सर जैसे जो पत्रकार है, इनको लगातार जो अपनी भूमिका है इसको और ज्यादा मुस्तैदी से और ज्यादा जो है आक्रामकता तरीके से जो है इसको आगे रखना होगा। उत्कर्ष सर, मैं समझना चाहूंगी कि जब सीएम योगी इस तरह की बाइट देते और इससे पहले एक बरेली में भी एक कार्रवाई हुई थी, एसएसपी प्रभाकर चौधरी का तबादला कर दिया गया था,
वहां पर वो कामयाब हो गए कि जो एक हेट फैलाने की कोशिश की जा रही थी और उसे उन्होंने कर्ब कर लिया, समय पर नियंत्रित कर लिया, उनका तबादला हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जनता को, अगर स्थानीय स्तर पर देखा जाए तो जनता को पता होता है कि किस एक्शन के पीछे की वजह क्या है, लेकिन उसके बाद भी अगर ये कोशिशें हो रही हैं तो क्या जनता का प्रभाव अभी भी इन सब मुद्दों की तरफ ज्यादा जाता है? अगर मैं यूपी की जनता को समझने की कोशिश करूं, एक्चुअली होता क्या है, जैसे प्रभाकर चौधरी का जो ट्रांसफर हुआ, उसके बाद फिर देखिए प्रभाकर चौधरी के ट्रांसफर के साथ 2 घटनाएं और हुई वेरी नेक्स्ट डे। एक तो ये कि जो 2 पुलिस इंस्पेक्टर्स थे उनको सस्पेंड किया गया, कहा गया कि इन्होंने लाठीचार्ज किया था, और एक ऑर्डर आया कि कांवड़ियों के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं की जाएगी। अब हम सब लोग, अच्छा दूसरा ये कि सरकारी खर्चे के ऊपर हेलीकॉप्टर से उनके ऊपर फूल बरसाए जाते हैं पूरे रास्ते में, तो बहुत क्लियर है मैसेज कि हम अपने लोगों को पूरी छूट दे रहे हैं। मतलब जो भी हार्डकोर है, फेनेटिक है, वो पूरी तरीके से फ्री है। और ये यूपी में जो हो रहा है, अगर आप हरियाणा से इसको रिलेट करके देखिए तो मोनू मानेसर के वीडियो की बात हो रही है, लेकिन वहां का होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट पहला क्या आता है कि मोनू मानेसर का इससे कोई लेना देना नहीं, मतलब ही इज प्रोटेक्टिंग। तो मैसेज बहुत क्लियर है कि हम प्रोटेक्शन में मौजूद हैं, तुम अपना काम करो जो तुमको करना है। अब हमारे प्रधानमंत्री जी हर बात पे बोलते हैं, वो दुनिया भर की बात पे बोलते हैं कि ताकत इतनी है, उनके समर्थकों के द्वारा बताई जाती है कि वो रशिया और यूक्रेन का वार रोकने के लिए पुतिन भी उनसे बात करते, जेलेंस्की भी उनसे बात करते कि कैसे रोक लें। मणिपुर पे चुप, हरियाणा पे चुप, ज्ञानवापी जो उनकी पॉलिटिकल कंस्टिट्यूएंसी है जी, उस पर तो, और गुजरात में भी यही हुआ था 2002, अगर आप याद करिए, ही वाज साइलेंट। बाद में आया क्या किसी बड़े नेता का कि साहब ये तो क्रिया प्रतिक्रिया होती ही है। तो मतलब अब ये अपने पॉलिटिकल पावर को बनाए रखने के लिए देखिए एक मैकेनिज्म डेवलप किया गया जी। और उस मीडिया की चर्चा आप कर रही हैं, वो मीडिया उस मैकेनिज्म का एक बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि अगर आप इंडिया के हिंदी मीडिया के प्राइम टाइम शोज का नाम आप देखिए, दंगल, मुकाबला, हल्ला बोल, वो ये तय करके बैठे हुए कि लड़ना है या लड़ाना है, वो कोई एनालिसिस नहीं देने वाले। या एक साहब तो बहुत आगे तक निकल के गए तो उन्होंने कहा ब्लैक एंड व्हाइट, तो मतलब वो उन्होंने जिसको ब्लैक कह दिया दैट इज ब्लैक, जिसको व्हाइट कह दिया वो व्हाइट। तो पर लोकतंत्र में तो एक ग्रे स्पेस भी होता है सर, हमें नहीं भूलना चाहिए। हमेशा ग्रे स्टेज होता है, ग्रे स्टेज ही होता है जो ब्लैक और व्हाइट के बीच का फर्क दिखाता है जी। वो ग्रे स्पेज दिखाना, आपका सवाल था ना कि गिरीश भाई क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूं, आप क्या कर सकते हैं, ये ग्रे स्टेज को ही सामने लाना हम लोगों की फिलहाल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इसीलिए आपने अपने इंट्रो में सवाल किया कि आखिर बेरोजगारी की बात क्यों नहीं हो रही है। आखिर अभी गिरीश भाई ने बहुत इंपॉर्टेंट बात की, मैंने उसको नोट किया कि मणिपुर में माइनिंग का खेल कैसे चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारी चीजें मेन स्ट्रीम में अगर नहीं आएंगी, और हिंदुस्तान का या उत्तर प्रदेश का जो सामान्य नागरिक है वो जब दिन भर काम से लौटता है शाम को, तो शाम की चाय या अपने डिनर के साथ वो टीवी लगाता है और दंगल और मुकाबला देखता है। तो दंगल और मुकाबला देखता है, उसके बाद वही थॉट्स लेके सो जाता है जी। तो मैन्युफैक्चरिंग लेकिन इस आदमी का जो रसोई गैस में जो सिलेंडर लगा होता है, उस आदमी का ये 450 से बढ़कर 1130 पे पहुंच गया है। इस आदमी को ये नजर नहीं आता। यही मैं समझना चाहती कि उत्तर प्रदेश की जो जनता है, टमाटर जैसी चीज 200 रुपए प्लस में बिक रही है, और जब आप सवाल करिए तो वो पीछे की एक बात आती है कि वो 30 साल पहले भी टमाटर महंगा हुआ था जी। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं जी, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे उत्कर्ष सर, फिर गिरीश सर भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे और प्रश्न समझेंगे कि आखिर क्यों कामयाब हो जाती है ऐसी हेट पॉलिटिक्स और जनता क्यों उस तरफ आकर्षित होती चली जाती है। हमने हर राज्य में देखा, और मौजूदा वक्त में जो भारत की जो केंद्रीय राजनीति है, केंद्रीय स्तर की जो राजनीति है, इस पर भी ये हावी होती नजर आ रही है। इसका उपाय क्या है विपक्षी दलों के सामने, इसका क्या उपाय है?
गिरीश जोशी सर बने हुए। गिरीश सर, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, विपक्षी दलों के सामने एक बड़ी चुनौती भी मैं देख रही हूँ कि ऐसे में बनती हुई नजर आ रही है। इंडिया नाम से ही काफ़ी आकर्षित करने की कोशिश और अपनी राष्ट्रभक्ति का सबूत पेश करते हुए विपक्षी दल, लेकिन जब इस तरह की हेट पॉलिटिक्स को बहुत ज़्यादा स्पेस मिलने लगती है तो वो लाचार भी दिखने लगते हैं, क्योंकि वो जिन मुद्दों की बात करते हैं उन मुद्दों पर जनता का ध्यान नहीं जा पा रहा है। गिरीश सर। नेहा जी, वो सही बात है, लेकिन ये काट की अंडी है, ये बार बार नहीं चढ़ेगी। अब जो रियल इश्यूज हैं, जैसे हम बोल रहे हैं कि ये आप कम्युनल, आप एक चीज देखिए कि अगर हिंदू जिसको हम डिफाइन कर रहे हैं, हिंदू में भी 4 सेक्ट्स हैं। एक है वो शिव की उपासक है, एक जो है वो देवी के उपासक है, एक जो है वो बाकी वैष्णव पंथी है, और कुछ लोग हैं जो सबको मानते हैं या किसी को नहीं मानते। तो आप जिस राम मंदिर का एनकैशमेंट कर रहे हो, उसका फॉलोअर ग्रुप कितना, वो आपका अभी कॉन्सेंट्रेशन उस 80 सीटों पे है। और इसका अगर आप मैथमेटिक्स देखिए तो अभी आपने 37 ऐसी पार्टियों को बुला के बड़े हार पहनाए और उनको याद आ गया 9 साल के बाद कि हमारे एनडीए में और भी कोई सहयोगी है। अब अगर वो 2-2 सीट भी मांगते हैं तो 303 आपका उनका वही बेस पकड़ के चलो तो आप पे 250, तो वैसे उस पे आप आगे 76 आपकी कट गई। तो क्या मैथमेटिक्स आप चला रहे हैं? और ये कंफ्यूज इसीलिए है क्योंकि ये जो करते थे वही अभी INDIA कर रहा है, वो अपने पत्ते नहीं खोल रहा है। शरद पवार जी यहाँ से वहां चले गए। अभी ये तो नहीं माना जा सकता कि पूरे हिंदुस्तान में एक ही चाणक्य है, सो कॉल्ड चाणक्य कह दिया आपने, और उनपे सारे भगत लग गए कि चाणक्य। पॉलिटिक्स में बहुत पुराने और बहुत श्रूड आदमी बैठे हैं। आप मनमोहन सिंह को बोल रहे हैं, जो वर्ल्ड रिसेशन में मनमोहन सिंह ने इंडिया को निकाला था, उसका डिस्कशन कौन कर रहा है? इट वॉज अ इम्पॉसिबल टास्क अप्रिशिएटेड बाय द वर्ल्ड जी। तो हम उस चीजों को अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं। आप तो इतना कॉन्सेंट्रेटेड है कि हरमन टोटा में श्रीलंका में आज चाइना ने अपना नेवल और एयरफोर्स का बेस बना लिया, हमारा उस पर ध्यान नहीं है। वी आर जस्ट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑफ कि हमारी 300 से ज्यादा सीटें कैसे बढ़े इस इलेक्शन में। लेकिन दिक्कत यह है कि INDI बनने के बाद आप देखिए साउथ का तो ब्लॉक हो गया, कर्नाटक के नीचे बेल्ट में आपका कोई भरोसा नहीं है। अभी YSR और ये लोग जो है वो अभी राज्यसभा में बिल को कितना सपोर्ट करते हैं उससे पता चलेगा। और ज्ञान व्यापी पे सब अपनी रोटियां सेकेंगे। मायावती जी ने आज ही सेक ली कि भाई वो तो बद्रीनाथ का जो मंदिर था वो बौद्ध मठ था पहले। तो ये होगा कि अब वैरायटी ऑफ डिस्प्यूट्स इसमें से खड़ी होंगी, तो अभी पब्लिक इसी में कंफ्यूज हो जाएगी कि हमको वो मंदिर के पीछे लड़ना है या बौद्ध के पीछे लड़ना है। तो ये SC/SC का जो कंसंट्रेशन करने की कोशिश कर रही है बीजेपी, उसी को मायावती डिस्टर्ब करने का कर। तो ये होगा कि अभी कंसोलिडेशन करना मुश्किल है, वो टाइम चला गया। अब इतना सारा हो जाएगा। अभी ज्ञान व्यापी पे ASI का जो है वो तो खाली एक पॉलिटिकल, आप मुझे वो रिपोर्ट तो कोई 24 घंटे में आने जाने वाला है। देयर विल बी लॉट ऑफ डिस्प्यूट्स, लॉट ऑफ लिटिगेशंस, पब्लिक, लेकिन वो डिस्टर्बेंस करने का एक एक मुद्दा वो खड़ा कर रहे हैं। जैसे उन्होंने हरियाणा में कर लिया, उन्होंने मणिपुर में कर लिया, आसाम में अभी आप देखिए वो जो स्कूल पकड़ी गई जिसमें आर्म्स की ट्रेनिंग दी जा रही थी RSS के बच्चों, विश्व हिंदू परिषद वालों को। तो ये हर जगह आपको इतना कंफ्यूज और बिजी रखेंगे कि आप इसी पे बात करते रहिए। आप महंगाई पे नहीं करेंगे, आप अनएम्प्लॉयमेंट पे नहीं करेंगे। आपका $82 के ऊपर जंप करके चला गया, जिसमें एक टाइम पे आप रोड पे निकल चलते थे कि सरकार की साख गिर गई है 64 में, अब 82 में क्या हो रहा है? गिरीश सर, लेकिन हम इस तस्वीर का अगर दूसरा हिस्सा देखें, समझने की कोशिश करें कि चाहे कितना भी इसको ज़्यादा कवरेज मिल रहा हो या फिर बीजेपी की हताशा भी कह सकते हैं कि ये है कि इनको मजबूरी में उसी मुद्दे पर जो है आना पड़ा है, वोटों का केंद्रीकरण करने के लिए, वोटों को आकर्षित करने के लिए, यानी कि विपक्ष जिस धारा में आगे बढ़ रही है उससे उनमें काफ़ी हताशा भी देखी जा रही है। तो नेहा जी, एक देखिए गुजराती मेंटालिटी ये है कि आदमी कभी परेशान नहीं होगा, बनिया सिर्फ अगर उसके पैसों का नुकसान हो जाता है तो बहुत डिप्रेशन में चला जाता है। आपने करोड़ों रुपए खर्च दिए राहुल गांधी को पप्पू बनाने में, और उसने पद यात्रा में पूरी इंप्रेशन ही खत्म कर दी, नॉट ओनली इंडिया, ग्लोबली। तो ये जो अनएक्सपेक्टेड बॉल्स आ रहे हैं, ये इनको फ्रस्ट्रेट कर रहा है। आप देखिए फ्रस्ट्रेशन का लेवल ये है कि होम मिनिस्टर को पता नहीं मध्य प्रदेश में 39 सीट्स है, वो 19 सीटें की बात कर रहे हैं, 18 की 18 सीटें आप मोदी जी को दीजिएगा। दिस इटसेल्फ प्रूव्स कि उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनका जो कंसंट्रेशन है, ये दे आर अंडर डिप्रेशन। और ऊपर से अगर ये सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और ज्यादा कुछ कर दिया तो डेफिनेटली उनको उनका जो लॉस्ट कार्ड है वो समझ रहे हैं, लेकिन अब वो डैमेज कंट्रोल किस तरह से कर पाते हैं, दिस विल ऑलवेज बी इंटरेस्टिंग थिंग टू सी।
जी उत्कर्ष सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि ये जो पूर्वांचल की राजनीति है और अब जब ये ज्ञानवापी फिर से एक प्रमुख मुद्दा बनकर उभर रहा है उत्तर प्रदेश में, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हर एक गैप को भरने की कोशिश शुरू हो गई है। देखिए, एक चीज बहुत ध्यान दीजिए, अभी गिरीश भाई कह रहे थे कि राम की टेरिटरी कितनी बड़ी है या इन्फ्लुएंस एरिया कितना बड़ा है। अभी शिव है, सेंटर में शिव है, और अगर आप बनारस को देखिएगा तो बनारस में जो पिछले कुछ दिनों में जो बड़े इवेंट्स हुए हैं, वो तमिल संगमम हुआ, तमिलनाडु के लोगों को ले आया गया, जहां पे साउथ में शिव का फेथ ज्यादा है। तो साउथ से लगातार यहाँ लाया जा रहा है लोगों को, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर दिखाया जा रहा है, और उसी बीच में तो दक्षिण भारत के भीतर भी अब राम के बाद वो शिव के जरिए चल रहे हैं। और आप साउथ के इन्फ्लुएंस करने का जो ट्रायल था वो यही नहीं रुका। अगर आप देखें सेंट्रल विस्टा का जब उद्घाटन किया प्रधानमंत्री ने, तो गूगल लेके चले आए, वो भी फिर चोल से कनेक्ट किया उसको। तो साउथ कनेक्ट बनाने की कोशिश चल रही है और उसको रिलीजियस बेसिस के ऊपर लिया जा रहा है। वजह सिर्फ ये है कि देखिए, बीजेपी के पास दो ही चीजें हैं। एक है प्रोपेगेंडा मशीनरी, फ्रॉम मेन स्ट्रीम मीडिया टू सोशल मीडिया, जहां पे मैन्युफैक्चर करती है माइंडसेट, और दूसरा उसके पास जो वो है वो हार्डकोर हिंदुत्व। तीसरा कुछ है नहीं, क्योंकि अगर आप पॉवर्टी इंडेक्स पे जाएंगे, अगर आप दूसरे आप एम्प्लॉयमेंट इंडेक्स पे जाएंगे, वहां सब आप फेल हैं, इन्वेस्टमेंट के मामले में आप फेल हैं। तो अब आपके पास दो ही चीज बचती है जो आपकी बेसिक है, और आपका सपोर्ट मैकेनिज्म कहां है इन दो चीजों को ले जाने के लिए, जो अभी बताया गिरीश भाई ने कि आपके पास कॉर्पोरेट है, वेदांता एक है, और 3-4 कॉर्पोरेट्स के नाम राहुल गांधी लेते रहते हैं। तो पैसा आपके पास है, जलता मणिपुर है, उसके पीछे वो माइनिंग का कॉन्ट्रैक्ट कहां जाता है इसके बारे में बात नहीं होती है। यूपी में टमाटर से लेके, रोजगार से लेके, करप्शन से लेके, और सबसे बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज आज मेरे सामने आई, वो भी जिक्र कर देता हूं कि कुछ दिन पहले इन्वेस्टमेंट समिट हुई थी और बताया गया था कि मतलब इतने लाख करोड़ रुपए का एमओयू हो गया है कि उसके अब तो बस यूपी बदला ही बदला। आज मेरे पास मेरे एक मित्र सरकारी अधिकारी ने ये बताया कि 1100 फाइल्स एमओयू की जो थी, 1100 फाइल्स, पता नहीं चल रहा कहाँ है वो कंपनी कहाँ है, तो ढूंढ नहीं पा रहा, क्योंकि अब वो पाथ ब्रेकिंग सेरेमनी करने जा रहे हैं इसकी। तो अब मतलब रियलिटी तो ये है, आप करोगे कहां, आप लड़ोगे कहां। और फिर दूसरी बात ये कि जो अपोजिशन का अलायंस है उसने अपने बिखराव को तो कम से कम खत्म किया, तो एक स्टेज आ गई है इंडिया के भीतर। इसका इलेक्शन जो है वो बमुश्किल कहीं किसी स्टेट में ट्रायंगुलर हो जाए तो हो जाए, अदरवाइज 1-to-1 फाइट होगी। इसके पहले ऐसा नहीं था, इसके पहले ट्रायंगुलर 4 कॉर्नर मल्टी कॉर्नर इलेक्शंस हो रहे थे। तो बीजेपी की घबराहट है, क्योंकि जो पॉपुलैरिटी इंडेक्स है या स्टेट इलेक्शंस के जो इंडिकेशंस हैं वो भी गड़बड़ है। तो अब फिर बैक टू द स्क्वायर वन, मतलब आप अपने बेसिक्स पे पहुंचिए। ये प्लेयर्स को ये बताया जाता है कि भाई जब अगर आपका फॉर्म खराब होने लगे तो आप अपने बेसिक्स पे जाइए, इसलिए ये बेसिक्स पे लौटने की कवायद दिख रही है। सर, मैं समझना चाहूंगी कि जब आपने मायावती का भी जिक्र किया, तो मायावती पर जो जिस तरह की राजनीति वो अब करती हुई नजर आती, कहीं ना कहीं वो बीजेपी की बी टीम जैसी ही जो है प्रतीत हो रही हैं। तो मैं ये समझना चाहती हूँ कि विपक्ष को मायावती की काट जो है इससे कितना सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मायावती का भी प्रभाव बहुत बना हुआ है। मैं उसी की बात कर रहा हूं। अब वो जो देख रही हैं अपने पुराने वोट को रिवाइव करने के लिए, तो अभी वो बुद्ध वाला कार्ड खेलेंगी कि हम लोग तो बुद्धिस्ट हैं ये, क्योंकि SC ST वाले जो है आज भी जो कन्वर्जन हो रहा है वो ज्यादातर बुद्ध बन रहे हैं, बुद्धिस्ट
रिलीजन एक्सेप्ट कर रहे हैं। जी जी। तो ये अभी उसको प्रीमेच्योरली प्ले करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये सारे जो मैथमेटिक्स हैं ये टॉपसी टर्वी जाएंगे ये 3 स्टेट्स के इलेक्शन के रिजल्ट के बाद। तो एवरीबडी इज वेटिंग। अभी आप देखिएगा जो भी स्टेटमेंट कर रहे हैं वो बहुत ही संभल के कर रहे हैं, क्योंकि उनको नहीं पता क्या पोजीशन होगी। अगर अनएक्सपेक्टेडली इनएडवर्टेंटली अगर कांग्रेस बहुत ही ज्यादा पावरफुल होकर निकल आती है तो फिर सारे मैथमेटिक्स बदल जाएंगे, फिर सारे समीकरण बदल जाएंगे, निगोशिएशन के पॉइंट्स बदल जाएंगे। और उसके पहले आप देखिए तो कई स्टेट्स में से इन लोगों का आज इनका डिपेंडेंस कहां पर है? आसाम, मध्य प्रदेश और यूपी और राजस्थान, अपना ये गुजरात। इसके अलावा उनके पास स्ट्रॉन्ग होल्ड क्या है? महाराष्ट्र में आप देखिए तो जिसको आप चाणक्य बोल रहे हैं, इन्होंने शिवसेना ने अपने 40 भेज दिए और एनसीपी ने 40 भेज दिए, तो अब बीजेपी महाराष्ट्र में रही कहां? और जिसको आप चोर बोल रहे थे वो चोर आपके साथ आके बैठ गया और अभी उसने फाइनेंस भी अपने हाथ में ले लिया, क्योंकि महाराष्ट्र का फाइनेंस इज मोर इंपॉर्टेंट देन सीट्स। तो वहां से आपकी सप्लाई लाइन भी कट गई, आपकी सिस्टम भी कट गई, आपके पास पब्लिक भी नहीं रही। और महाराष्ट्र सेंटिमेंट्स जितने महाराष्ट्रियन है वो सारे अच्छे से जानते हैं कि मराठा सेंटिमेंट्स आर वेरी 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 पावरफुल। जी जी बिल्कुल। गवर्नर ने एक स्टेटमेंट किया था तो अल्टीमेटली कोई गवर्नर को ये नहीं हटाता है, उसको हटाना पड़ा, क्योंकि यू कैन नॉट स्पीक अगेंस्ट बाला साहब ठाकरे या छत्रपति शिवाजी महाराज। तो ये जो सेंटिमेंट्स है ये गुजरात मॉडल से अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो ये सारा इनको धीरे धीरे डैमेज करता चला जा रहा है। और इट्स टू लेट फॉर देम टू नाउ कंट्रोल। जैसे अभी इन्होंने बोला कि मुसलमान औरतों को से राखी बंधवाए हिंदू लोग, पीएम साहब बता रहे हैं, उससे क्या होगा? आदमी लिंचिंग भूल जाएगा या जो पीछे बैकड्रॉप में हुआ है वो भूल जाएंगे। तो अभी जो ये डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रहे हैं, दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, लेकिन बाय दैट टाइम दोनों पक्ष बहुत ही पावरफुल हो गए। जी ऐसे में मैं उत्कर्ष जी बात पूरी कर ले सर। जी नहीं, मैं वही बता रहा था। यस प्लीज। उत्कर्ष सर, मैं समझना चाहूंगी कि महिला सुरक्षा के मुद्दे पर मैं आना चाहूंगी कि हमने योगी के शासन में देखा कि महिलाओं, खास करके दलित महिलाओं की मैं बात उठाना चाहूंगी कि कुछ ऐसे रेप केसेस, बलात्कार के घिनौनी वारदातें सामने आई। बीजेपी के नेता सीधे सीधे इसमें शामिल रहे हैं। ये अभी मौजूदा वक्त में जब मणिपुर की महिलाओं की ऐसी दर्दनाक तस्वीरें सामने आई तो कितना जो है महिलाओं को जोड़ पाई हैं? क्योंकि कुछ स्टेटमेंट्स मैं ऐसे सुनती आई हूँ जो कि उत्तर प्रदेश के लोगों से मेरी बात होती है, वो कहते हैं कि महिला सुरक्षा में जो है पहले से जो है सुधार आया है। आप कितना इत्तेफाक रखेंगे इस तरह के स्टेटमेंट से? अब वो लोग कौन हैं जो कह रहे हैं मुझे मालूम नहीं। मैं तो सिर्फ एनसीआरबी के डेटा बताऊंगा जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कह रहा है अभी लेटेस्ट रिपोर्ट में। वो बता रहा है कि रेप के बाद मर्डर आफ्टर रेप के मामले में यूपी नंबर 2000 से ज्यादा ऐसी घटनाएं रिपोर्ट हुई हैं जहां पर ऐसी घटनाएं हुई हैं। तो अब जब डेटा ये कह रहा है तो मैं क्या कहूंगा, और ये गवर्नमेंट का डेटा है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का डेटा है। सवाल ये है कि महिलाएं अगर सुरक्षित हैं तो ये रेपिस्ट कौन है? सवाल ये है कि बीजेपी के जितने लीडर्स का नाम आया एक्सप्लॉयटेशन में, आज से नहीं आ रहा है। आप देखिए उत्तर प्रदेश में कुछ साल पहले उन्नाव में एक इस तरह का केस हुआ था जिसमें एक कुलदीप सिंह सेंगर बीजेपी लीडर थे, तो वो भी तब से चल रहा है। बहुत प्रोटेक्ट करने की कोशिश हुई, सरकार प्रोटेक्ट भी कर रही थी उनको, लेकिन अल्टीमेटली प्रेशर ऐसा था वो जेल जाना पड़ा कुलदीप सेंगर को। तो बात ये है कि विमेन सिक्योरिटी का सवाल तो क्या है? आप ये बताइए कि प्रधानमंत्री ने लगातार कहा बेटी बचाओ, और प्रोटेक्शन किसको मिल रहा था? विमेन सिक्योरिटी के साथ साथ मेरी जिज्ञासा, क्योंकि पीएम मोदी की बात का जिक्र किया गिरीश सर ने, तो इसलिए मेरी जिज्ञासा है कि जब मुस्लिम महिलाओं से राखी बंधवाने की बात अपील करते हैं तो इसका कितना असर आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में हो सकता है? देखिए ये सब गिमिक्स हैं, क्योंकि जब ट्रिपल तलाक वाला भी इशू आया था तो उस वक्त यही प्रोपेगेंडा था कि इससे जो है शोषण से मुक्ति मिलेगी महिलाओं को। और उस वक्त बहुत खबरें मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस तरह चलाई कि साहब वो जेल चला गया, वो चला गया, उसके बाद तो कुछ होता दिखा नहीं हमें। यूसीसी के ऊपर भी जब बात हुई तो भी उसमें भी यही एंगल लिया गया कि महिलाओं के अधिकार और वो सुनिश्चित होंगे, लेकिन वो भी चला गया। राखी बंधवा लीजिए आप। मैं बहुत ओपन कह रहा हूँ कि आरएसएस के एक लीडर, यहाँ नाम लेना उचित नहीं है, एक अच्छे खासे नेता है जो महिलाओं से मिल रहे थे, इत्तेफाक से मैं था, तो उन्होंने ये कहा कि एक चाकू रखा करो अपने पास,
और जैसे ही कोई मुसलमान नजदीक आए मार दिया। तो इस तरह के लोग हैं समाज में जो इस तरह की बात करते रहते हैं, और वही फिलहाल जो है उनके पॉलिटिकल आउटफिट्स वो कर रहे हैं। अगर 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 विमेन उसकी बात है, इतना संरक्षण की बात है, सिर्फ 2 सवाल उसके बाद प्रधानमंत्री जी जवाब दें। मणिपुर में जो घटना घटी उससे खराब घटना घट सकती थी क्या? प्रधानमंत्री चुप है। ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर जिन एक्ट्स के भीतर FIR हुई थी उसमें तो आज तक का प्रेसिडेंस नहीं है कि अरेस्टिंग ना हुई हो। बिल्कुल बड़े लोग अरेस्ट हुए उसमें, वो अभी तक नहीं अरेस्ट हुए, क्यों? अगर इन दोनों चीजों का जवाब मिल जाए, अगर वहां पर हमें कार्रवाई होती दिखाई दे, तो हमें बिल्कुल मानना चाहिए कि महिला सुरक्षा को लेके सरकार भाजपा बहुत ही ज्यादा संवेदनशील है और किसी को बख्शा नहीं जा रहा है। तो जब बात ये होती है ना कि सिर्फ जुबानी बातें होती हैं, आप कह लीजिए कि हम विश्वगुरु हैं, कौन मना करेगा? मेरा मुंह, मैं बोलूंगा। लेकिन हम इंडेक्स में नहीं। जी क्योंकि समय बहुत कम शेष रह गया, तो गिरीश सर मैं आपसे एक कंक्लूडिंग रिमार्क समझना चाहूंगी। एक शब्द आया है कि माहौल बंदी में तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है, विपक्ष का जो इंडिया इस वक्त खामोश दिख रहा है, माहौल बंदी में बीजेपी आगे दिख रही है। ये माहौल तो हमने महाराष्ट्र में भी देखा था, वेस्ट बंगाल में भी देखा था। 2 मई दीदी गई, दीदी तो गई नहीं, भैया चले गए। तो ये इनका एक प्रोपोगंडा का टैक्टिक्स है कि हम लोग जीत रहे हैं, हम लोग को इतनी सीटें तो आ ही रही हैं, बट दैट डजंट मेक द डिफरेंस एट द ग्राउंड लेवल। और सबसे बड़ी बात तो क्या, इंडियन ब्यूरोक्रेसी की अगर खासियत देखेंगे, जिस दिन उनको लगेगा कि ये जहाज डूब रहा है तो ये इनका रवैया उसी वक्त बदल देंगे। और एक समझ लीजिए कि देश चलाने में ब्यूरोक्रेट्स का 90% हाथ होता है, नेताओं का नहीं, क्योंकि वो अनपढ़ है। तो आप देख लीजिएगा, होम मिनिस्ट्री से जो लेटर लीक हुआ कि गोधरा के जो कल्प्रिट्स थे लाइफ इम्प्रिजनमेंट में, उनको छोड़ देने का जो लेटर हुआ था, होम मिनिस्ट्री से इश्यू हुआ था, वो लेटर लीक भी किसी ब्यूरोक्रेट ने किया होगा ना। तो जिस दिन वो अपने पे आ जाएंगे तो इट्स वेरी अर्ली टू टेल। लेकिन ये 3 स्टेट के इलेक्शंस के बाद आप देखिएगा बहुत सारे हो रहे हैं। और यहाँ पे तो गुजरात में हमारे मजाक भी चल रहा है कि 123 जो कांग्रेस से लेके भाजपा में गए हैं वो शायद घर वापसी ही ना कर ले इलेक्शन के पहले, कि अब हमारा मन बदल गया है, ये तो सही है, हम चले, तो क्या होगा? So anything can happen. We have to keep our fingers crossed. Let us hope for the best. जी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी गिरीश सर आपका भी, उत्कर्ष सर आपका भी, कि स्ट्रेट टॉक में आप आए और आपकी मदद से हमने ये समझने की कोशिश की कि सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में हेट पॉलिटिक्स का इतना वर्चस्व क्यों दिख रहा है। कोई जो धरातल के सवाल है, जो असली मुद्दे हैं, असली सवाल है लोगों की समस्याओं के, वो उठाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और ऐसे में जनता को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। उन खबरों की तरफ देखिए, उन खबरों की तरफ उसको समय दीजिए कि आखिर स्थानीय मुद्दे क्या है, रोजगार की क्या स्थिति है, महंगाई की क्या स्थिति है, और अपने नेता से कम इस तरह के सवाल पूछना शुरू कीजिए, क्योंकि चुनावी वर्ष है। अगर जागरूक जनता होगी तभी विकसित भारत का सपना जो है साकार और हकीकत बन सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। स्टेट टॉक में जुड़ने के लिए info@justbroadcasting.com पर फीडबैक देना जरूर याद रखें, और neha@justbroadcasting.com पर भी मुझे आपके ईमेल्स का हर रोज इंतजार रहता है। आपसे दोबारा होगी मुलाकात। नमस्कार।